नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बहू ने अपने ससुर को वृद्धाश्रम भेजने की जिद पकड़ी तो बेटे ने ऐसा क्या किया कि बहू के होश ठिकाने आ गए। रात को नींद जरा देर से आए थे, इसलिए आज प्रताप जी की आंख देर से खुली थी। जब उठे तो सूरज की रोशनी खिड़की से छनकर भीतर आ रही। उन्होंने सिरहाने रखा चश्मा टटोला, पहना और घड़ी की ओर देखा। 9 बजने को आए थे। अरे देर हो गई, मैं तो आने वाले होंगे। मन ही मन बुदबुदाते हुए प्रताप जी लाठी टेकते हुए कमरे से बाहर आ गए। उनका बेटा अमित वहीं बैठकर नाश्ता कर रहा था। वह भी उसके पास आकर बैठ गए। रीना बहू, मुझे भी चाय दे दो, प्रताप जी ने अपनी बहू से कहा। तो अंदर खड़ी रीना मन ही मन कुर्ती हुई बुदबुदाने लगी। लो, उठते के साथ ही शुरू हो गए हुक्म चलाने। बहू ना होगी कोई मशीन होगी। इसे सारा दिन चलने को कहो पर कभी थकेगी नहीं। यहां हम दोनों हैं जो दिन भर इनकी सेवा में मर खप रहे हैं, तो दूसरी ओर मेरे जेठ जेठानी है जो बिना कोई जिम्मेवारी उठाए जिंदगी के मजे ले रहे हैं। मुझे तो लगता है सारी उम्र इनकी सेवा में ही निकल जाएगी मेरी। तभी डोरबेल बजी। अरे इस समय कौन होगा? नाश्ता खत्म करके उठते हुए अमित बोला। सामने वकील साहब खड़े थे। उनके हाथ में काले रंग की एक फाइल थी। प्रताप जी ने ठंडी आवाज में कहा, बेटा मैंने बुलाया था इन्हें, वसीयत बनवानी है। अचानक ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रीना जो रसोई में चाय बना रही थी, उसके कान खड़े हो गए और आंखें चौड़ी हो गई। वसीयत? अचानक उसने हाथ पल्लू में रगड़ा, चाय छाने, और चुपचाप चाय की ट्रे उठाए बाहर आकर खड़ी हो गई। वकील ने चश्मा ठीक किया, कुर्सी खींची और कागज निकाल कर बोला, देख लीजिए प्रताप जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही कागजात तैयार करवा दिए हैं। कहते हुए वकील साहब ने औपचारिक आवाज में पढ़ना शुरू किया। मैं प्रताप पुत्र गोपाल अपनी पूरी संपत्ति, दोनों प्लॉट, पुश्तैनी मकान, खेत और बैंक में जमा रकम अपने दोनों बेटों अमित और रोहित में बराबर बांटता हूं। इतना सुनते रीना की सांस जैसे अटक गई। उसने चाय की ट्रे जोर से टेबल पर पटकी। आवाज हुई, लेकिन केवल चाय नहीं छलकी थी, छलका था उसका गुस्सा। रीना की आवाज धीमी थी मगर भीतर से तपती हुई बोली, बाबूजी इतने सालों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं। मैं आपकी हर जरूरत का ख्याल रखते हूं। अमित दिन रात पसीना बहाते हैं, और रोहित भैया, उन्होंने तो आपका हाल तक नहीं पूछा। फिर बराबरी किस बात की? प्रताप जी की थकी हुई आंखों में एक झिझक और बेबसी थी। बेटी, रोहित भी मेरा बेटा है, मैं दोनों में फर्क कैसे करूं? वह 2 कदम आगे आए। उसके चेहरे पर हल्की हंसी थी, एक व्यंग्यपूर्ण हंसी। आप फर्क नहीं कर सकते, लेकिन देख तो सकते हैं आपके दोनों बेटों में कितना फर्क है। क्या 2-2 आंखें होते हुए भी आपको वह नजर नहीं आता? अमित ने रीना का हाथ दबाया और धीरे से बोला, बस रीना, चुप हो जाओ। बाबूजी जो सही समझते हैं वही करेंगे। पर रीना के चेहरे पर उस वक्त एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी तूफान से फैले की चेतावनी दे रहा था। वह बिना कुछ कहे रसोई में चली गई। अब वहां सिर्फ वसीयत के कागजों की सरासराहट गूंज रही थी। शाम के समय जब प्रताप जी आराम करके कमरे से बाहर आए तो घर में खामोशी थी। बस सह रहकर उनकी खांसी की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा और आवाज लगाई, रीना बहू। कोई जवाब नहीं आया। शायद वह रसोई में व्यस्त हो गई। उन्होंने थोड़ा ऊंचा बोलकर बेटे को पुकारा, अमित। अमित कमरे से बाहर आया। क्या हुआ बाबूजी? प्रताप जी ने गले पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा खांसी ज्यादा हो रही है,
थोड़ी चाय मिल जाती तो खांसी में आराम मिल जाता। अभी लेकर आता हूँ बाबूजी, कहकर अमित रसोई में चला गया। रीना को अपने काम में व्यस्त देख अमित बिना कुछ कहे खुद ही चाय बनाने लगा। चाय बनाते हुए अमित को अपनी बचपन के दिन याद आ गए। बचपन में जब बाबूजी मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाती और रोटियां सेकते थे, तब अमित और बड़ा भाई रोहित भी वहीं बैठकर उनका इंतजार करते थे। अमित तो जल्दी खा पीकर खेलने निकल जाता था, लेकिन रोहित हमेशा बाबूजी के हाथ से खाना खाने और चाय पिए की जिद करता था। जब तक वे अपना काम निपटाकर उसे अपने हाथों से खिला नहीं देते थे, तब तक उनके पास ही बैठा रहता था। अमित को अपने पिता में ही मां नजर आती थी। जब वह छोटा सा था तभी उसकी मां का निधन हो गया था। तब से लेकर आज तक वह अपने पिता के साथ ही रहा। अब समय बदल चुका था। अब बड़ा बेटा रोहित अपनी पत्नी नैना के साथ बेंगलुरु में रहता था। वहां उसकी अच्छी नौकरी थी, एक बड़ी कंपनी में काम करता था। परंतु अमित कानपुर में ही था बाबूजी के साथ। अमित ने अपने पिता की देखभाल की जिम्मेदारी बिना किसी सवाल के उठाई थी, लेकिन रीना वह जिम्मेदारी निभा तो रही थी, मगर एक अपराध बोझ समझकर। सुबह से लेकर रात तक बाबूजी का खाना, दवा और जरूरतें पूरी करते करते उसके मन में अनजानी सी थकान भर गई थी। चेहरे पर हमेशा हल्की खींच और होठों पर शिकायत रहती, पर फिर भी अमित के कहने पर बेमन से सब कुछ निभा रही थी। उसकी सेवा में प्यार नहीं बल्कि एक मौक समझौता था। जबकि बड़े बेटे रोहित और उसकी पत्नी नैना ने प्रताप जी को अपने साथ रखने से साफ मना कर दिया था। पोस्ट कॉलोनी में उनके फ्लैट में बाबूजी के रहने के लिए जगह नहीं थी। अब इतने दो टूक कह दिया था, बाबूजी कानपुर में ही ठीक है, उनकी देखभाल के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। प्रताप जी ने यह सब सुन लिया था, मगर खुद को यह समझा लिया कि अपना ही बेटा है, कहीं ना कहीं उसकी भी मजबूरी होगी। मगर रीना के मन में यह बात चुभी थी। आज खाना खाने के बाद जब प्रताप जी ने दवाई मांगी तो रीना ने रसोई में से आवाज दे दी, अमित तुम दे दो, मेरे पास समय नहीं है। अमित चौंका, क्योंकि ये पहली बार था जब रीना ने बाबूजी की दवा देने से साफ मना किया था। रीना का चेहरा अब दिन ब दिन बदलने लगा था। पहले जहां वह बाबूजी को उखड़े मन से सही, पर समय पर खाना खिलाना, दवाई देना, बाकी जरूरतें पूरी करती थी, अब वह जानबूझकर टालने लगी थी। कभी कभी खाना बिना पूछे सामने रख देती, कभी दवाई मेज पर पटक कर चल देती। बाबूजी की आंखों में सवाल होते पर जुआ पर नहीं आती। रीना के मन में अब एक ही बात घर कर गई थी, सेवा हम करें और संपत्ति बराबर बटे। मन ही मन सोच चुकी थी कि अन्याय है, मैं हरगिज नहीं सहूंगी। अमित भी धीरे धीरे रीना के इस बदलाव को महसूस कर रहा था, पर कुछ बोला नहीं। रात को जब सब सोने चले गए तो रीना देर रात तक करवटें बदलती रही। उसके मन में एक नई योजना जन्म ले चुकी थी। घर के बाकी सदस्य सो रहे थे, अनजान उस आंधी से जो उनके घर में उठने वाली थी। 2 दिन यूं ही बीते। वसीयत की बात के बाद से रीना का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह बुझे मन से प्रताप जी की सेवा करती थी, पर अब उनकी किसी भी बात पर भड़क पड़ती थी। उसका गुस्सा खुलकर बाहर आना था। अमित ये देख रहा था कि उसकी पत्नी अब हमेशा उखड़ी उखड़ी सी रहती थी, चेहरे पर तनी हुई भौं, आंखों में चिंगारी। अमित के मन में ख्याल आया, कहीं काम का बोझ ज्यादा होने से तो ऐसा नहीं हो रहा। अगर रीना पर काम का बोझ कम हो जाए तो शायद उसका मिजाज ठीक हो जाए। उसने अगले दिन एक काम वाली बाई लगा दी। मैं सुबह आती, घर की साफ सफाई करती, कपड़े और बर्तन धोती, फिर चली जाती। अमित ने दीना से कहा, अब तुम्हें इतना काम नहीं करना पड़ेगा। बाबूजी की दवाइयां
और खाना ही देखना है, बाकी सब बाई देख लगी। रीना ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में कोई राहत नहीं दिखी। अमित को लगा कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन बीतते गए और रीना का व्यवहार ठीक होने की बजाय पहले से भी ज्यादा बिगड़ गया। अब वह ससुर जी की छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगी। एक दिन चाय की चुस्की लेते हुए प्रताप जी ने कहा, रीना बहू, चाय में चीनी नहीं है, शायद तुम डालना भूल गई। रीना ने जवाब दिया, चीनी नहीं डाली है तो खुद उठकर डाल लीजिए, मुझे हर बार मेरी कमी बताने की क्या जरूरत है। अमित ने उसे टोका, रीना से क्यों बोल रही हो? रीना ने ठंडी नजर से उसे देखा और बोली, जो सच है वही बोल रही हूं, तुम्हें नहीं दिखता मैं कितना थक गई हूं? अमित चुप रहा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाई लगाने के बाद भी रीना की नाराजगी क्यों बढ़ रही है। फिर एक दिन ऐसी खबर आई जिसने रीना के गुस्से की आग में घी डाल दी। एक दिन प्रताप जी से फोन पर बात करते उनके बड़े बेटे रोहित ने बताया कि वे लोग तो अपने बच्चों को लेकर फौरन टूर पर निकले हैं, पूरे 1 महीने के लिए। रीना के पास जब ये बात उसके कान तक पहुंची तो वह जैसे जलकर भुन गई। उसने जल्दबाजी में अपना मोबाइल उठाया और अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल खोला। बाहर रोहित और नैना की तस्वीरें थी, कभी समुद्र के किनारे, कभी आसमान छूती इमारतों के सामने, तो कभी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में हंसते मुस्कुराती। इसी तस्वीर के नीचे कैप्शन लिखा था, वेकेशन इन पैराडाइज, तो किसी के नीचे लिखा था, लाइफ ब्यूटीफुल। रीना का चेहरा तमतमा उठा। उसने फोन मेज पर पटका और बोली, देखो ये लोग विदेश में मजे कर रहे हैं और यहां मैं बाबूजी की नौकरानी बनी घूम रही हूं। अमित ने उसे समझाने की कोशिश की, रीना तुम्हें नौकरानी किसने कहा? और मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के कहीं जाने या ना जाने से हमें कोई फर्क पड़ना चाहिए। मैं कुछ भी करे हमें क्या? पर रीना आप सुनने के मूड में नहीं थी। क्या मतलब हमें? क्या इतने सालों से मैं बाबूजी का बोझ ढो रही हूं, उनकी हर जिद हर शिकायत में सहती हूं। अमित तुम ऑफिस में थकते हो तो मैं यहां थकती हूं, और वे लोग विदेश घूम रहे हैं और वसीयत में बराबर का हिस्सा लेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? उसके बाद में गुस्सा और आंखों में आंसू थे। उस रात रीना रसोई में खड़ी रही। उसने खाना नहीं बनाया। ऑफिस से लौटे अमित ने पूछा, रीना बाबूजी को खाना दे दिया क्या? नहीं दिया तो लाओ मैं दे देता हूं। रीना ने जवाब दिया, मैंने नहीं बनाया। क्या खाना नहीं बनाया? मगर क्यों? आज मन नहीं है, तुम बाहर से मंगवा लो। हद करते हो रीना, बाबूजी बाहर का खाना कैसे खाएंगे? मुझे नहीं पता। पता है तो सिर्फ इतना कि मुझसे तो अभी कुछ नहीं बन पाएगा। अमित हैरान था। पहले रीना थकी होने पर भी काम करती थी, पर अब तो जैसे उसे बहाना चाहिए था कोई काम ना करने का। अमित ने खुद ही जैसे तैसे 2 रोटियां बनाई और दूध के साथ अपने पिता को देकर बाकी खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। प्रताप जी अपने कमरे में लेटे थे। शायद उन्हें अभी तक नहीं पता था कि उनकी वसीयत से रीना के मन में क्या आग लगा दी थी। बस अमित देख पा रहा था कि अब रीना के चेहरे पर केवल 2 ही भाव दिखाई देते थे, जलन और नफरत के भाव। वह समझ गया कि उसके अंदर भरा गुस्सा अब काम के बोझ का नहीं, बल्कि मन के भीतर पनप रही कड़वाहट का था। घर में सन्नाटा था, पर सन्नाटे में एक तूफान तैयार हो रहा था। अब प्रताप जी जब भी कुछ खाने को मांगते तो रीना कान बंद करके बैठी रहती। अपनी पोती को आवाज देते तो उसे भी दादाजी के पास जाने से मना कर देते। कभी कभार कामवाली बाई उन पर तरस खाकर रसोई में से कोई फल उठाकर काट कर दे देती। रीना ने जब उसे ऐसे करते देखा तो जोरदार डांट लगा दी, आगे से कभी ऐसा किया तो काम से निकाल दूंगी। उसके बाद काम वाली बाई ने भी अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया।
आज दोपहर को जब घड़ी में 3 बज रहे थे तो प्रताप जी ने कमरे से धीमी आवाज में पुकारा, बेटी कुछ खाने को है तो दे दो। उनकी आवाज में कमजोरी थी, पर रीना के कानों में वह एक और मांग बनकर गूंजी। मैं रसोई से तुनकती हुई बाहर आई, चेहरे पर गुस्सा लिए। ये भी कोई वक्त है खाना का? उसने तीखे स्वर में कहा। 12 बजे तो आपने दूध वाला दलिया लिया था ना, और अब फिर से कुछ चाहिए? जो रोटी सब्जी बनाई थी वह खत्म हो गई है। आपको तो और कोई काम है नहीं सिवाय खाने के। ये घर है, कोई खाना बनाने की फैक्ट्री नहीं है जो आपके लिए 24 घंटे चलती रहे। चुपचाप सो जाइए, अब जो कुछ भी खाना है शाम को मिलेगा। प्रताप जी कुछ कहते उससे पहले रीना मुड़कर अपने कमरे की ओर चली गई। प्रताप जी की आंखों में एक उदासी छा गई, पर वह चुप रहे। उसी वक्त अमित ऑफिस से जल्दी लौट आया था। गेट के पास खड़े होकर उसने रीना की सारी बातें सुन ली। उसके कदम अंदर बढ़े तो रीना अपने कमरे में जा चुकी थी। अमित के मन में गुस्सा भड़क उठा। वह तेजी से कमरे में गया जहां रीना बिस्तर पर बैठी अपना फेवरेट सीरियल देखना शुरू कर चुकी थी, और ऐसे मस्त होकर बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टीवी की आवाज के बीच अमित की आवाज गूंजी, रीना, ये क्या तरीका था बाबूजी से बात करने का? वह बूढ़े हैं, बीमार रहते हैं, और तुम मुझसे ऐसे बोल रही हो? रीना ने रिमोट नीचे रखा और पलटकर अमित को देखा। हाँ बोल रही हूं, और क्या करूं? दिन रात उनकी सेवा में खड़ी रहूं, सारी फरमाइश पूरी करती रहूं? हर 2 घंटे में कुछ चाहिए होता है। मैं पूछती हूँ मुझे भी आराम चाहिए या नहीं? मैं इंसान हूं, कोई मशीन नहीं। अमित का गुस्सा और बढ़ा। तुम्हें शर्म नहीं आती? बाबूजी ने हमेशा हमारा ख्याल रखा है, और अब जब हमारी बारी है उनका ख्याल रखने की तो तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो। रीना भी अब भड़क उठी। ख्याल रखा? हाँ रखा होगा तुम्हारा, पर मैं तो जब से शादी करके आई हूं बोझ की तरह बैठे हैं मेरे सिर पर, और ऊपर से वसीयत में रोहित भैया को बराबर का हिस्सा। तब विदेश घूमने का आनंद ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर रोज तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं हमें जलाने के लिए। जब मोबाइल पर उनकी तस्वीरें देखती हूं ना, दिल तो करता है दीवार में दे मारूं मोबाइल। बस अब बहुत हो गया, अब कान खोलकर सुन लो अमित, या तो इस घर में बाबूजी रहेंगे या मैं रहूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित स्तब्ध था। रीना की बातें उसके सीने में खंजर की तरह चुभी। वह कुछ कहना चाहता था पर शब्द नहीं निकले। बहस की गूंज पूरे घर में तनाव बनकर फैल गई। रात को खाना किसी ने नहीं खाया। प्रताप जी अपने कमरे में चुपचाप लेटे रहे। शायद उन्हें सब कुछ सुनाई दे गया था। अगली सुबह प्रताप जी ने नाश्ते के बाद अमित को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज कांप रही थी। अमित, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम दोनों के बीच अनबन हो। घर की शांति बनी रहे इसके लिए मैं वृद्ध आश्रम चला जाऊंगा। अमित चौंक गया। बाबूजी आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तो प्रताप जी बोले, नहीं बेटा, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं यहां रहकर इस घर के कलेश को और बढ़ाना नहीं चाहता। हीना पर बोझ बनकर मैं और नहीं रहना चाहता। तुम मुझे वहां छोड़ आओ। अमित का दिल बैठ गया। कांपते स्वर में बोला, आप कहें तो भैया से बात करूं? उनके विदेश से लौटने के बाद आपको कुछ दिन बेंगलोर छोड़ आऊंगा। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी परेशान हो। प्रताप जी ने अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए कहा। अमित लाचार सा होकर रह गया। तो प्रताप जी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। तभी रीना जो पीछे खड़ी उनकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, ठंडे स्वर में बोली, अमित बाबूजी ठीक कह रहे हैं, अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। तुम उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ाओ, सबकी भलाई इसी में है। अमित ने उसकी ओर देखा। उसकी पत्नी की आंखों में अब ना थकान थी ना दर्द। चेहरे पर केवल एक कठोरता पसरी थी।
और दिल में ढेर सारा उत्साह। अमित का मन भारी था। एक तरफ उसके जन्मदाता थे जिन्होंने उसे पाला पोसा, अच्छी जिंदगी दी, तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी जिसके साथ उसने जिंदगी बांटी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि सही क्या है। घर में तनाव की दीवारें ऊंची हो गई और उस दोपहर जब अमित ने अपने पिता का छोटा सा बैग उठाया तो रिया ने चुपचाप नजरें फेरी। बाहर सड़क पर सन्नाटा था। अमित की उंगलियां बेबस होकर बैग के हैंडल को कसकर पकड़ रही थी। उसने एक बार फिर रीना की ओर देखा। शायद उम्मीद थी कि वो कहेगी, उसे रोकेगी, लेकिन नहीं। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था कि दोस्त के लिए किसी बोझ से मुक्ति का पल था। प्रताप जी चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर ना कोई शिकायत थी, ना ही कोई गिला, सिर्फ एक शून्य। वृद्धाश्रम जाने के लिए जब वह कार में बैठे तो प्रताप जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, परेशान मत हो बेटा, हर कोई अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अमित कुछ कह नहीं रह सका। कार आगे बढ़ गई। वृद्ध आश्रम के गेट पर पहुंचकर अमित की हिम्मत जवाब देने लगी थी। गाड़ी रोककर वह कुछ देर यूं ही बैठा रहा। प्रताप जी ने हल्के स्वर में कहा, चलो बेटा, देर मत करो। अमित की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। वह गाड़ी से उतरा, बैग उठाया और अपने पिता के साथ अंदर चला गया। अमित ने दस्तावेजों की औपचारिकता पूरी की और जाने से पहले पिता के पैर छुए। खुश रहना बेटा, उन्होंने आशीर्वाद दिया, परंतु अमित की आवाज गले में अटक गई। वह बिना कुछ कहे तेजी से मुड़ा और बाहर निकल गई। वापस गाड़ी में आकर बैठा तो सिर स्टीयरिंग पर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। काफी देर तक वह जब घर पहुंचा तो दरवाजे पर रीना खड़ी थी। चेहरे पर संतोष की हल्की झलक रही थी। छोड़े? उसने सपाट स्वर में पूछा। अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अंदर चला गया और सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। छत को घूरते हुए उसके दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगले दिन रविवार था। हीना आज बहुत देर से सोकर उठी। उसके लिए ये सुबह बहुत सुहानी थी, क्योंकि हर रविवार की तरह उसे बाबूजी के लिए चाय बनाने की जल्दी नहीं थी। आज घर पर खांसी की आवाज नहीं गूंज रही थी। एक अलग ही तरह का सुकून महसूस कर रही थी आज। वह इधर अब इतनी पूरी रात करवटें बदलते हुए काटी थी, बिना किसी से कुछ कहे। मैं चुपचाप घर से बाहर निकल गया। काफी देर पार्क में टहलता रहा, लेकिन मन बहुत भारी था। सोचा कि समीर के घर जाया जाए। समीर इसके बचपन का दोस्त, जिसके साथ अपने सारे दुख सुख साझा करके अपना मन हल्का कर लिया करता था। लेकिन जैसे ही अमित समीर के घर के दरवाजे तक पहुंचा, अंदर से ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दी। उसके कदम ठिठक गए। हाँ बस, आपको तो मैं ही बदतमीज लगती हूँ। आपकी बात तो कभी गलत होती ही नहीं ना। समीर की पत्नी सीमा के चिल्लाने की आवाज बाहर तक गूंज रही थी। अभी समीर की आवाज आई कि तुम कैसी बातें कर रहे हो सीमा? मैंने ऐसा कब कहा? सीमा ने तुरंत पलटवार किया। ध्यान दो, मैं सब समझती हूँ। अब या तो तुम अपनी माँ को गांव वापस छोड़कर आइए, या मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। लेकिन अगर एक बार गई तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। रहना फिर उम्र भर अपनी माँ के साथ। समीर का स्वर ऊंचा हो गया। तुम होश में तो हो? लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। सीमा ने तंज कसा। हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है, पर शायद आपकी अम्मा का नहीं। अमित के कान खड़े हो गए। समीर चिल्लाया, थोड़ा तमीज से बात करो। मैं मानता हूं कि उनकी वजह से तुम्हें थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी माँ को इस उम्र में अकेले छोड़ दूं। माँ को गांव भेज देना कोई हल नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमें बेहतर जीवन देने में लगा दी, और अब जब उन्हें हमारी जरूरत है तो हम उन्हें अकेला छोड़ दें? अपने नजरिए से सोचो सीमा। माँ की जगह खुद को रख कर देखो। कल को हमारे बेटे की शादी होगी, हम भी बूढ़े होंगे।
क्या तुम चाहोगी कि हमारा बेटा और बहू हमें ऐसे ही बाहर निकाल दे? सीमा की आवाज अचानक थम गई। समीर ने नर्म स्वर में कहा, आज हम जैसा करेंगे कल हमारे साथ भी वैसा ही होगा, ये मत भूलो। मां हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। उसकी बातों के बाद घर में सन्नाटा छा गया। अमित बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अमित की समझदारी, उसका धैर्य और उसकी मां के प्रति वफादारी ने अमित को झकझोर छोड़ दिया। वह कोई बात किए बिना ही वहां से अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में विचारों का तूफान चलता रहा। समीर ने कितने अच्छे से बात संभाल ली। क्या मैं अपने घर को ऐसा नहीं संभाल सकता था? क्या मैं रीना को शांति से नहीं समझा सकता था? हो सकता है वह ना मानते, पर मैं अपने पिता को इतनी आसानी से छोड़ने को कैसे तैयार हो गया? हर कदम के साथ उसका अपराध बोध गहराता जा रहा था। शाम को मैं घर लौटा। मैं सोफे पर बैठा सोच में डूबा हुआ था। रीना उसके पास आई। उसके चेहरे की उदासी को भांपते हुए कहा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों? अमित चुप रहा, पर रीना समझ गई। उसने तंज भरे लहजे में कहा, अब तुम फिर से अपने बाबूजी के बारे में सोच रहे हो ना? और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? फिर तुम उन्हें वापस लाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? अमित का सब्र टूट गया। उसने रीना की ओर देखा और कहा, रीना पिता है वह मेरे, कैसे भूल सकता हूं मैं उन्हें? सुनकर रीना कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर बड़े उत्साहित स्वर में बोली, सुनो ना, क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम लोग कहीं बाहर घुमाए? तुम्हारा भी मन हल्का हो जाएगा और आरब भी खुश हो जाएगा। वैसे भी कितने साल हो गए हम तीनों साथ में कहीं बाहर ही नहीं गए। तुम्हारे बाबूजी के कारण तो हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते थे। हमेशा उनकी दवाइयां, उनकी जरूरतें, उनकी देखभाल, बस यही सब। अब तो मौका मिला है आजाद जीवन जीने का। अमित रीना को गुस्से से घूर कर देखने लगा। फिर एक गहरी सांस लेकर उठा बिना कुछ बोले ड्राइंग रूम की तरफ चला गया। अबे तुम कहाँ जा रहे हो? रीना ने पीछे से पुकारा। सोने, अमित ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। अरे खाना तो खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया। भूख नहीं है मुझे, कहते हुए अमित बिना कोई और बात सुने अंदर चला गया। अगले दिन जब शाम को अमित ऑफिस से घर आए, उसके साथ ही घर में जैसे तूफान आ खड़ा हुआ। रीना ने रोते हुए अपने मायके में फोन किया, भैया तुम कहाँ हो? कितनी देर में आ सकते हो? इस पर उसके भाई रिंकू ने हैरानी भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ रीना, सब ठीक तो है? भैया जल्दी आ जाइए, कोई सवाल मत पूछिए। रीना के इतना कहने पर उसका भाई रिंकू बेचैन हो गया। लेकिन अपनी परेशानी तो बताओ, जीजाजी घर पर नहीं है क्या? आखिर हुआ क्या है? बस आप तुरंत आ जाओ भैया। ठीक है मैं आता हूं। करीब आधे घंटे के बाद जब रिंकू रीना के घर पहुंचा तो देखा वहीं अमित बैठा हुआ था और रीना जोर जोर से रो रही थी। उनके 8 साल के बेटे आरब की भी रो रो कर आंखें लाल हो चुकी थी। क्या हुआ जीजाजी, ऐसी क्या बात हो गई? रिंकू ने पूछा, लेकिन अमित ने कुछ नहीं कहा। तो रीना अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, ये देखो भैया, तलाक के कागज तैयार करवा कर लाए हैं। कहते हैं कि मुझसे तलाक लेना चाहते हैं। रिंकू हक्का बक्का खड़ा था। एक पल को तो जैसे उसे लगा कि रीना मजाक कर रही है, लेकिन उसके आंसू झूठे तो नहीं हो सकते थे। फिर प्रताप जी के कमरे की ओर बढ़ा। शायद उन्हें कुछ मालूम हो कि आखिर बात क्या हुई है, लेकिन झांक कर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। उसने अपने भांजे को आवाज दी, आरव, आरव बेटा यहाँ आना। तो बेटा दादाजी कहाँ हैं? बच्चे ने सूजी हुई आंखें लिए मासूमियत से जवाब दिया, वे पापा तो उन्हें 3-4 दिन पहले ओल्ड एज होम छोड़ आए थे। रिंकू को जैसे बिजली का झटका लगा। अब धीरे धीरे उसके सामने सारी बात स्पष्ट होती जा रही थी। वह धीरे से अमित के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रख। उसकी आवाज में अपनापन था।
पर साथ ही गंभीरता भी। जीजा जी, कोई समस्या थी तो आपस में बैठकर बात कर लेते, लेकिन एक झटके में तलाक का इतना बड़ा फैसला ले लेना ठीक नहीं है। बस इतना सुनते ही अमित के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह गहरी सांस लेते हुए टूटी आवाज में बोला, मैंने अपने 70 साल के बूढ़े पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया सिर्फ इसी औरत की वजह से। तुम्हारी बहन ने तो जैसे कसम खा ली थी तो उन्हें घर से निकाल कर ही रहेगी। ना तो खुद उनसे ढंग से बात करती थी, ना ही बच्चे को उनके पास जाने देती थी। उनका जीना हराम कर रखा था इसने। नौकरानी तक को मना कर दिया था कि बाबूजी की कोई मदद ना करे। परेशान होकर आखिरकार उन्होंने ही कह दिया, मुझे वृद्ध आश्रम भेज दो। अमित ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। फिर थोड़ा संभल कर भरे गले से बोला, तुम शायद नहीं जानते, जब मैं 4 साल का था मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। बाबूजी ने फिर कभी दूसरी शादी नहीं की, सिर्फ इसलिए कि हमारी जिंदगी में कोई सौतेली मां ना आए। उन्होंने खुद अकेली हमें पाला, घर और बाहर दोनों के लिए संभाला। अमित की डबडबाई आंखों में बीते दिनों की यादें उमड़ पड़ी। मुझे याद है जब मैं छोटा था बाबूजी की उंगली पकड़कर चलता था। उनकी मौजूदगी ही मेरी सुरक्षा थी। काम से थककर आते थे तो भी मेरी जिद पर मेरा दिखाने ले जाती थी, और जब मैं चलते चलते थक जाता था तो अपने कंधों पर बिठाकर पूरा मेरा घुमाती थी। और आज कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगी। आज जब उन्हें मेरे कंधे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने उन्हें पराया कर दिया। लानत है मुझ पर। 3 दिन हो गए लेकिन उनका बेबस चेहरा मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। इतने सुनने के बाद रिंकू ने गुस्से से वीना की तरफ देखा, लेकिन वह अभी भी गुस्से में थी। आंसू पोंछते हुए दूसरी ओर मुंह किए खड़ी रही। मेरे बाबूजी ने अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। हम लोगों के लिए आशियाना यूं ही तैयार नहीं हो गया था। इसे बनाने में उन्होंने अपने खून पसीने की एक एक बूंद से इस घर की एक एक ईंट को सींचा है। अगर मैं अपने भगवान समान पिता का नहीं हो सका तो अपनी पत्नी और बेटी का कैसे हो सकता हूं? कहते कहते छोटे बच्चे की तरह बिलख पड़। अमित की बातें सुनकर वीना को अब मन ही मन अपनी गलती का एहसास होने लगा था। घबराहट के कारण उसकी उंगलियां साड़ी के पल्लू को बार बार मरोड़ रही। फिर एक लंबी सांस लेते हुए अमित बोले, मैंने अपने जन्मदाता को उन लोगों के हवाले कर दी जो उनकी आदतें, उनकी जरूरतें नहीं जानते, उनकी बीमारी नहीं समझते, जो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर सका तो बाकी किसी के लिए क्या करूंगा? मेरी पत्नी ने तो मुझे साफ बता दिया कि मेरे पिता उसके लिए बोझ है। जब उसे अपनी आजादी इतनी प्यारी है तो मैं क्यों उसे अधूरी आजादी दूं? क्यों ना उसे पूरी तरह आजाद कर दूं? अमित के ये शब्द सुनते ही रीना का दिल दहल उठा। उसने भरी आंखों से उसकी ओर देखा, लेकिन अमित की बात अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब मैं बिन मां के पल सकता हूं तो मेरा बेटा भी बिना बाप के पल जाएगा। मां तो है ना उसके पास, उसे क्या कमी होगी? ये कहते हुए उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ी जो सहमा हुआ कोने में खड़ा था। अमित की आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता आ गई। इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूं। अब तो मजे से घूमना फिरना बाबूजी की जिम्मेवारी का बोझ तो मैं पहले ही तुम्हारे सिर से उतार चुका हूं। अब तो मैं तुम्हें अपनी खुद की जिम्मेदारी से भी आजाद कर रहा हूं। लेकिन चिंता मत करो, मेरी सारी संपत्ति तुम्हारे पास रहेगी। सब कुछ छोड़कर मैं अपने बाबूजी के पास वृद्ध आश्रम में ही रहूंगा। कम से कम एक सुकून तो होगा मन में कि बाबूजी के जीवन के अंतिम पड़ाव में मैं उनके साथ, उनके पास ठहर सकूंगा। हीना को जैसे करंट लगा। उसने फटी आंखों से अमित की ओर देखा। अमित ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज अब ठंडी पड़ चुकी थी। आज मेरे पिता 2 बेटे के होते हुए वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। इस हिसाब से तो आखिरकार मुझे भी वहीं जाना होगा।
तो क्यों ना अभी चला जाओ, वहां रहने की आदत भी हो जाएगी और बुढ़ापे में घर के लोगों को मुझसे कोई तकलीफ भी नहीं होगी। कमरे में सन्नाटा पसर गया, सिर्फ अमित की सिसकियां गूंज रही थी। रिंकू ने अपनी बहन रीना की तरफ गहरी नजरों से देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। रीना इस मुस्कुरान के पीछे का राज समझ नहीं पा रही थी। फिर वह बोला, रीना, तेरा आइडिया से तो मुझे भी प्रेरणा मिल गई। अब मैं भी अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ाऊंगा। रीना को लगा जैसे किसी ने बिना हाथ उठाए उसके मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ लिया हो। उसके पैरों तले की जमीन जैसे खिसकने लगी थी। वह अवाक रहकर उसे हैरानी से देखने लगी। क्या, ये क्या कह रहे हो भैया? उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ रीना, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, हमारी माँ भी तो बूढ़ी हो गई है। आए दिन कभी खांसी तो कभी बुखार, कभी यहां दर्द तो कभी वहां दर्द। मुझसे नहीं संभाला जाता। ये सब उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना, बिना मतलब उनकी दवाइयों पर इतना खर्च करना, उनकी देखभाल, इस सब से तो मैं भी परेशान आ चुका हूं। क्यों ना मैं भी अपनी जिंदगी को आसान बना लूं जैसे तूने बनाया। हीना चुप रहकर उसे देख रही थी। तू ही बता, मैं सही कह रहा हूं ना? रिंकू का स्वर अचानक तीखा हो गया। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए, कहती हुई रीना फूट फूट कर रो पड़ी। क्यों? जब तूने अपने ससुर के लिए यही किया तब तुझे कुछ गलत नहीं लगा? उन्हें उनके खुद के घर से बाहर निकालते हुए तेरी अंतरात्मा ने आवाज नहीं दी? उनकी आंखों में आंसू देखकर तेरा दिल नहीं पसीजा? हीना जमीन पर बैठ गई। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूं। मैंने सिर्फ खुद के बारे में सोचा, लेकिन ये नहीं समझ पाई कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रही हूं। मुझे माफ कर दो। अमित, हिना जितना बोल रही थी उससे ज्यादा रो रही थी। अमित ने उसकी ओर नजर उठाकर देखा। रीना का चेहरा अब आत्मग्लानि से भर चुका था। उसकी आंखों में पछतावे के समंदर था। कुछ देर बाद उसका भाई रिंकू बोला, अब जब तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अब हम सब चलकर अंकल को वृद्ध आश्रम से वापस लेकर आएंगे। रिंकू ने घड़ी की ओर देखा। शाम के 7 बज रहे थे। चलिए जीजाजी, अभी के अभी वृद्ध आश्रम चलते हैं, अब देर करने का कोई फायदा नहीं है। रिंकू ने अमित के कंधे पर हाथ रखकर कहा। रीना, तुम इन्हें लेकर रहो, मैं औरत के साथ कार में इंतजार कर रहा हूं। कुछ ही देर के बाद अमित, रिंकू और रीना वृद्ध आश्रम के गेट पर पहुंचे। अमित के दिल की धड़कन तेज थी। वहां जाने की हिम्मत तो की थी, मगर अपने पिता का सामना करने का साहस नहीं था। वृद्ध आश्रम का माहौल उदासी से भरा था। चारों ओर चुप्पी बसती थी। बस कहीं कहीं से खांसी और करहाने की आवाजें आ रही थी। एक कोने में कुछ बुजुर्ग चुपचाप बैठे थे। कोई खिड़की से बाहर नजरों को दूर कहीं टिकाकर सोच में डूबा था, तो कोई अपनी बेबसी के आंसू पोंछ रहा था। रिंकू और रीना के कदम ठिठक गए। माहौल में इतनी पीड़ा और निराशा थी कि दिल का बोझ और ज्यादा बढ़ गया। जी मैं अमित, प्रताप जी का बेटा। क्या आप बता सकते हैं बाबूजी कहाँ हैं? अमित ने धीमे स्वर में वृद्ध आश्रम के कर्मचारी से पूछा। हाँ साहब, वे तो बरामदे में बैठे हैं। जैसे वह लोग बरामदे में पहुंचे, उन्होंने एक बुजुर्ग को बोलते सुना, तो किसी और से नहीं बल्कि अमित के पिता प्रताप जी से ही बातें कर रहे थे। भाई साहब, मेरा तो कोई बेटा नहीं था, इस कारण यहां मजबूरी में आना पड़ा, लेकिन आपकी कहानी सुनकर तो कलेजा फट गया। आपकी बहू ने आपको घर से निकाल दिया। दो बेटे होते हुए भी आप वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर हो गए। कैसी निर्दयी औरत निकली आपकी बहू, जिसने अपने घर के बड़े बुजुर्ग को बेघर कर दिया। अमित का दिल बैठ गया। उसने रीना की ओर देखा। उसकी आंखों में अपराध बोध और डर था, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात उसके पिता की प्रतिक्रिया थी। उन्होंने उस बुजुर्ग की ओर देखा और गीले स्वर में कहा, नहीं भाई, मेरी बहू ऐसी नहीं है, वे बहुत अच्छी है, बस थोड़ी ना समझ है, लेकिन बुरी नहीं है। सुनकर तीनों जन अवाक खड़े रह गए।
आपके बेटी बहू ने आपको यहां छोड़ दिया, फिर भी आप उसे और उसकी पत्नी को गलत नहीं कह रहे? बुजुर्ग ने आश्चर्य से पूछा। प्रताप जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, बच्चे कभी बुरे नहीं होती, वे कभी कभी अपने कर्तव्य को समझ नहीं पाते, लेकिन मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि एक दिन वे समझेंगे और वापस आएंगे। ये कहते हुए उनकी आंखों में हल्की नमी तैर गई। पीछे खड़ी रीना का शरीर सिहर उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस इंसान को उसने घर से निकाल दिया, उसने एक बार भी उसके लिए बुरा नहीं कहा। उसका दिल अंदर तक कांप गया। वह तेजी से आगे बढ़ी और पिताजी के पैरों में गिर पड़ी। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। प्रताप जी एकदम घबरा गए। उन्होंने जल्दी से रीना को उठाने की कोशिश की। अरे नहीं बेटी, ऐसा मत कर, उठो बहू। बेटियां पैरों में नहीं गिरती। लेकिन रीना उठने को तैयार ही नहीं थी। वह फूट फूट कर रोने लगे। मैं कितनी स्वार्थी थी बाबूजी, मैंने अपने सुख के आगे आपके दुख को नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आया कि आप हमारे परिवार के निभ हैं और मैं आपको एक घर से निकालने की जिद कर बैठी। उसके आंसू जमीन पर बूंद बूंद टपक रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, वह बार बार कहती जा रही थी। अमित भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। तभी पिता के पैरों में झुक गया। बाबूजी, मैं भी दोषी हूं। मैंने अपनी पत्नी की जिद के आगे झुककर आपका अपमान किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। रीना का भाई रिंकू भी प्रताप जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, आज के बाद रीना आपकी बहू नहीं बल्कि आपकी बेटी बनकर रहेगी। आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं आपको ये वचन देता हूं। चलिए बाबूजी, अब हम आपको वापस घर ले चलेंगे। हमारा घर आपके बिना अधूरा है। रीना ने कहा तो प्रताप जी की पलकें गीली हो गई। उन्होंने अमित और रीना के सिर पर हाथ रखा और उन्हें गले से लगा लिया। वहां खड़े अन्य बुजुर्गों की भी आंखें नम हो गई। इसके बाद अमित ने वृद्ध आश्रम के मैनेजर से कहा, सर मैं अपने बाबूजी को वापस घर ले जाना चाहता हूं। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैनेजर ने उसकी ओर देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाकर उसके फैसले को स्वीकृति दे उसने अमित और प्रताप जी को कागजी औपचारिकताओं के लिए ऑफिस में बुलाया। प्रताप जी चुपचाप धीमे कदमों से चलते रहे, लेकिन चेहरे पर एक शांति थी। इधर बाहर बरामदे में रिंकू ने रीना की ओर देखा। अब समझी रीना, असली खुशी क्या होती है। रीना की नजरें जमीन पर टिकी थी। उसके होठ कांप रहे थे, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। रिंकू ने एक सुकून भरी सांस ली और बोला, रीना, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, चाहे हमारे हों या जीजा जी के। उन्हें मरने से पहले तो मत मारो, वही हमारी ताकत होते हैं। उनसे अलग होकर तो हमारे परिवार की रीढ़ कमजोर हो जाएगी। उनकी आंखों से आंसू बहेंगे तो उन आंसुओं का मूल कई जन्मों तक चुकाना पड़ेगा। अगर हमारे माँ बाप दुखी हैं तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं होगा। सुकून तो सिर्फ हम आपकी छाप तले होता है। रीना का गला रुंध गया। उसने कांपते हाथों से रिंकू का हाथ पकड़ा और फुफक पड़ी। भैया, आज मेरी आंखें खुल चुकी हैं। आज के बाद आपको मेरे कारण शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी। अब मैं अपने फर्ज से कहीं पीछे नहीं हटूंगी। उसकी आवाज में एक संकल्प था, अपने परिवार को सदा जोड़े रखने का संकल्प। तभी अमित और प्रताप जी ऑफिस से बाहर आए। प्रताप जी के चेहरे पर एक चमक और आंखों में खुशी के आंसू थे। जैसे वे बाहर निकले, आश्रम के बाकी बुजुर्ग अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए। कोई लाठी टेकता हुआ, कोई दीवार का सहारा लेता हुआ, लेकिन सबकी आंखों में एक अनकही उम्मीद जाग उठी थी। बाबूजी चलिए, अमित ने कहा और प्रताप जी का हाथ थाम लिया। वे सब धीरे धीरे आश्रम के गेट की ओर बढ़े। पीछे खड़े बुजुर्ग उन्हें टकटकी लगाए देखते रहे। एक बूढ़ी मां की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने अपने कांपते हाथों से साड़ी का पल्लू पकड़ा और आंसू पोंछने लगी।
मन ही मन सोचने लगी कि काश मेरे जीवन में भी ऐसा दिन आए, काश मुझे भी मेरा बेटा मेरा हाथ थाम कर अपने साथ ले जाए। दूसरी ओर एक बुजुर्ग टाटे जमीन पर टेकते हुए आगे आए और कमजोर आवाज में बोले, प्रताप बहुत खुशकिस्मत हो तुम जो तुम्हारे बच्चे तुम्हें लेने आए। मेरे बच्चे तो भूल ही गए हैं कि मैं जिंदा भी हूं। उनकी आवाज में एक ऐसी बेबसी थी कि वहां खड़ा कोई व्यक्ति अपने आंसू ना रोक सका। प्रताप जी ने भीगी आंखें लिए उन्हें गले से लगाए, फिर सब लोगों से विदा लेते हुए गेट तक आए। गेट के बाहर खड़ी गाड़ी, वे गाड़ी में बैठे और आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन प्रताप जी की नजरें अभी पीछे छूटी उन चेहरों पर थी जो टकटकी लगाए उन्हें देख रहे थे। किसी की आंखों में नमी थी, किसी की आंखों में उम्मीद और किसी की आंखों में इंतजार अपने बच्चों के लौटने का। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अमित ने अंत में जो फैसला लिया क्या वह सही था? अगर आप अमित की जगह होते तो आप क्या फैसला लेते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।